नमस्कार मित्रों, प्रिय भाइयों बहनों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम बात करेंगे विश्व में प्रमुख घास के जो मैदान हैं उसके बारे में ज्योग्राफी की क्लास शुरुआत करेंगे। प्लीज़ साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस भाई का हौसला बढ़ सके। और चैनल का नाम है साथियों एचपीएस एजुटेक। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर रोज़ की एक क्लास आपको इस चैनल पर अवेलेबल करवाऊंगा, तो दोस्तों रेगुलर आपको करवा रहा हूं और मेरा काम है केवल आपका मार्गदर्शन करना। अगर आपको क्लासेज पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू। कम टू द पॉइंट, आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे विश्व में प्रमुख घास के मैदान। प्लीज आप एक बार उस क्लास को देख लीजिएगा, आपको कहीं पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वादा करता हूं आपसे कि इस क्लासेज में आपको एक न एक सवाल तो कहीं न कहीं कोई न कोई एग्जाम में गारंटी के साथ आपको मिल जाएगा। थैंक यू। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है विश्व में प्रमुख घास के मैदान। विश्व के घास के मैदान। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा साथियों, घास के मैदान क्या होते हैं। दोस्तों, ऐसा क्षेत्र जहां पर घास भी उगती है, साथ में थोड़ी बहुत वनस्पति भी हो। और ध्यान रखना, उस घास के वनस्पति वाले क्षेत्र में दोस्तों ज्यादातर रूप में पशुपालन का कार्य किया जाता है, डेयरी फार्मिंग जैसे कार्य होते हैं, उन्हें अपन घास के मैदानों के नाम से संज्ञा देते हैं। यानी बहुत विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल दोस्तों पर घास भूमियां हो तो उसको अपन घास के मैदानों का नाम दे देते हैं और उनको एक विशेष नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, यह जो घास के मैदान है संपूर्ण विश्व में, पहले तो आपको पूछ ले कितने प्रतिशत भाग पर है, तो 0.2% भाग पर। दोस्तों, ये यूपीपीसीएस में सवाल पूछा गया, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। पूरे विश्व में घास के मैदानों का कितना प्रतिशत है स्थलीय भाग का। जैसे आपको बोलता है कि संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना परसेंट है, तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है ना। इसको आप दो भागों में बांटते हो, 51 करोड़ को 100% कहते हो। 100% में आप दोस्तों 70.8% जल बताते हो, 29.2% पर स्थलीय भाग है। यह भी थोड़ा ध्यान रखना, ये बार बार सवाल उठाता है। 70.8% पर जल, 29.2% भाग पर स्थल है। इनमें दोस्तों 36 करोड़ तो है जल और सामान्य 15 करोड़ है स्थलीय भाग। तो इस दोस्तों स्थलीय भाग का 0.2, ध्यान रहे 0.2% है साथियों। 0.2% जो भाग है वो विश्व में घास के मैदान है, या इनको अपन विश्व की घास भूमियों के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, घास भूमियों में केवल घास ही नहीं होती है साथियों, घास के साथ साथ में झाड़ियां भी पाई जाती है, वनस्पतियां भी पाई जाती है। ध्यान रखना, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि दोस्तों जो जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होंगे उसमें जो मिट्टी होगी उस मिट्टी को चेरनोजम मिट्टी के नाम से जाना जाएगा। इस बात को आप नोट करें, आपको एग्जामिनर बार बार पूछता है चेरनोजम मिट्टी कहां होती है या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यह चेरनोजम मिट्टी होती है दोस्तों। चेरनोजम मिट्टी होती है। इस मिट्टी का रंग काला होता है। क्यों होता है काला? क्योंकि दोस्तों यहां पर घास होती है सर्वाधिक और घास के सड़ने गलने से ह्यूमस की मात्रा ज्यादा बनती है और जिसका रंग काला हो जाता है। यह मिट्टी काले रंग की होने के कारण इसको काली मिट्टी कहते हैं दोस्तों। लेकिन वो काली मिट्टी जो वर्टिसोल से है वो लावे से बनने वाली मिट्टी है, जबकि ये घास के अपशिष्ट से बनने वाली ह्यूमस वाली मिट्टी है, चेरनोजम मिट्टी कहते हैं इसको। विश्व के जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे ना, उनमें दोस्तों ये चेरनोजम मिट्टी होगी और ये काली मिट्टी जो होगी, इसका रंग काला होने का इसको काली मिट्टी कहेंगे। यह भी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होगी। लेकिन आपको याद दिला देता हूं साथियों, वो जो लावे वाली काली मिट्टी है उसमें कपास ज्यादा होने के कारण उसको कपासी मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी दोस्तों कपास नहीं होगी इसमें। इस मिट्टी में दोस्तों गेहूं की खेती ज्यादा होती है। याद रखना, विश्व के जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनमें यह मिट्टी होगी और उन मिट्टी में यह गेहूं बोया जाएगा, बसंतकालीन गेहूं। बसंत काल में गेहूं की फसल ली जाती है। तो दोस्तों इसको
इस मिट्टी वाले क्षेत्र को या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को गेहूं की टोकरी या अन्न भंडार या रोटी की डलिया या ब्रेड बास्केट ऐसे उपनामों से जाना जाता है। ऐसा सवाल आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह आपसे सवाल पूछ सकता है। तो दो सवाल आपसे क्लियर हो गया। अब दोस्तों सुनिएगा, घास के मैदान जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए तो कुछ भी नहीं करना साथियों, हमेशा ध्यान रखना घास के मैदान कितने प्रकार के, दो। वो घास के मैदान जो ट्रॉपिकल जोन में हो उसको क्या कहेंगे, आवाज पर ध्यान दे मेरे भाइयों, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। ध्यान रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और दोस्तों अगर ये निम्न अक्षांशों में होते हैं, ध्यान रखना मैं अभी आपको बताऊंगा वो कैसे, निम्न अक्षांशों में। निम्न अक्षांश क्या होते हैं मैं आपको समझाऊंगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो घास के मैदान होते हैं उनको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे, ये निम्न क्षेत्र में होता है। और दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है दूसरा। शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है ये शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में होंगे और ये होंगे दोस्तों मध्य अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में, यह ध्यान रखेगा। तो आप मुझे पूछेंगे, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें। आप अगर पूछेंगे सर इन दोनों में फर्क क्या है और ये निम्न अक्षांश और मध्य अक्षांश क्या होते हैं, तो देखिए साथियों एक बार यहां आइएगा। देखो आप जानते होंगे दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी को हमेशा ध्यान रखें साथियों, पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी पूर्ण वृत्ताकार नहीं है। आपका एग्जामिनर बार बार आपसे सवाल पूछता है, आप गलत होके आ जाते हैं। पृथ्वी की आकृति दीर्घ वृत्ताकार है, जिन्हें अंग्रेजी में जियोड कहते हैं, गोलाबीय लघ्वक्ष कहते हैं, एलिप्टिकल कहते हैं, अंडाकार रूप में है। और पृथ्वी की आकृति दीर्घ वृत्ताकार होने के कारण ही सूर्य और पृथ्वी तथा पृथ्वी और चंद्रमा एक बार दूर और एक बार निकट आते हैं, जिन्हें आप अपसोर उपसोर अपबू उपबू कहते हैं। वो अपन अलग समझाएंगे। आपको अगर पूरी क्लास देखनी है तो HPS एजुटेक पर जाइएगा साथियों, आपको हर क्लासेज अवेलेबल करवाई गई है। आप एक बार समय देकर देखिएगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि उस वीडियो से सवाल बाहर चला जाए तो आप कमेंट कर देना। चलिए तो देखिए दोस्तों ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच में, भू का मतलब है पृथ्वी, भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच में वो रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको कहते हैं 0 डिग्री। तो दोस्तों ऊपर वाला भाग नॉर्थ हेमिस्फीयर, दक्षिण वाला भाग साउथ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब है गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों ध्यान ना, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी। और 23.5 डिग्री दोस्तों 0 डिग्री से उत्तरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इन 0 डिग्री के उत्तर में कोई भी देश होता है ना, उसको उत्तरी अक्षांशीय देश या उत्तरी गोलार्ध के देश के नाम से जाना जाएगा। जैसे भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, इसका मतलब यह हुआ भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। और ठीक ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है तो वहां पर दक्षिणी अक्षांश लगेगा। तो दोस्तों 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी, इसको आप कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको आप कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र होता है ना साथियों, यह क्षेत्र यह हमेशा ध्यान रखें उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। याद रखें साथियों, सामान्य रूप में 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। आप मुझे कहेंगे सर क्या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र? जी हां, एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र यह उष्ण कटिबंध है। और इसी को दोस्तों निम्न अक्षांश कहते हैं, इसी को निम्न अक्षांश। आप मुझे पूछेंगे निम्न अक्षांश कौन से? सामान्य रूप में दोस्तों 23.5 से 23.5 के बीच के अक्षांश निम्न अक्षांश होते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से इनको 3 भागों में बांट देते हैं। देखो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एंड दक्षिणी हो तो वहां कहेंगे आपको निम्न अक्षांश। 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ हो तो उसको कहोगे आप मध्य अक्षांश। और 60 से लेकर 90 तक दोस्तों साउथ एंड नॉर्थ हो तो उसको आप क्या कहेंगे? उच्च अक्षांश। फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुना।
0 डिग्री से लेकर 23.5 तक मुख्यतः निम्न अक्षांश होते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से निम्न अक्षांश को 30 डिग्री तक मानते हैं, क्योंकि यहां पर गर्मी ज्यादा होती है, तापमान ज्यादा गिरता है। उसके आगे दोस्तों 30 से 60 तक मध्य अक्षांश होता है, 60 से 90 तक उच्च अक्षांश होते हैं। लेकिन अगर आपको अक्षांश की दृष्टि से ही पूछे ना, तो ध्यान रखना साथियों, यहां पर 67.5 डिग्री पर क्या होता है, आर्कटिक वर्त, उत्तरी 67.5 डिग्री आर्कटिक रेखा कहते हैं आप, और ये 90 डिग्री क्या हो गया, नॉर्थ पोल ध्रुव हो गया। ठीक इसी प्रकार 90 डिग्री साउथ पर दक्षिणी ध्रुव हो गया, और यहां पर 67.5 डिग्री पर अंटार्कटिक वर्त हो गया। ध्यान रखना, इन 23.5 और 23.5 याद रखना, मैं ऐसा चिन्ह बना रहा हूं, इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र होता है ना दोस्तों, इनको आप कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। मेरी बात को ध्यान से सुनना, लास्ट बार बोल रहा हूं साथियों, घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। साथियों आप कलाकारी पर नहीं जाएं, हम यहां पर कोई ललित कला का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई अपन दोस्तों कलाकारी का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे माइंड में केवल यह होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या बोल रहा है, हमको हमारी परीक्षा क्वालिफाई करनी है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझें। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर एंड 23.5 डिग्री दक्षिण को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या निम्न अक्षांश के नाम से जाना जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे वो केवल इसी क्षेत्र में होंगे, यानी कोई भी देश जिनका विस्तार इन दोनों के बीच में होगा वहां उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे। और 23.5 से 67.5 इन दोनों के 23.5 से 67.5 उत्तरी और दक्षिणी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे। यहां पर सर्दी भी होगी, गर्मी भी होगी। इन क्षेत्रों में दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। क्लियर हो गया? नो डाउट दोस्तों, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। तो अगर आपको पूछे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तो मध्य अक्षांश में इसको क्या कहेंगे, मध्य अक्षांश कह सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कह सकते हैं। कटिबंध क्यों कहते हैं दोस्तों, देखो ये अक्षांश रेखा ऐसे खींचते ना उत्तर एवं दक्षिण, इन अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध नाम से दिया जाता है। इसलिए जहां पर गर्मी पड़ती है उसको उष्ण कटिबंध, जहां गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती है वो शीतोष्ण कटिबंध, और जहां केवल सर्दी ही होती है वो शीत कटिबंध। कटिबंध का मतलब है दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र। अंग्रेजी में कहते हैं जोन, जैसे ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। क्लियर? अब आ जाइएगा, आप डरे नहीं साथियों, आपका हर सवाल क्लियर करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल नहीं डरे। अब देखिए, मैं दोस्तों आपके सामने एक और रख रहा हूं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और एक और है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दोस्तों ध्यान दें मेरी बात पर, एक आपसे एग्जामिनर सीधा सवाल पूछता है कि भूमध्य रेखा पर जो घास के मैदान होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं। देखो यह जो पृथ्वी की दोस्तों भूमध्य रेखा होती है ना, 0 डिग्री बीचों बीच में, यहां पर अत्यधिक तापमान गिरता है, अत्यधिक बरसात होती है, इसीलिए यहां पर उष्ण आर्द्र क्षेत्र होता है। यहां पर दोस्तों हर रोज बरसात होती है, कपासी वर्षी बादलों से प्रतिदिन बरसात होती है, फुल बरसात होती है। यहां पर जो घास के मैदान होते हैं इनको दोस्तों मुख्य रूप से एक तो ध्यान रखना है अफ्रीका में, और दोस्तों 3 महाद्वीपों से 0 डिग्री गुजरती है, टोटल 13 देशों से है। आपसे एक लगातार सवाल बता देता हूं, आपको पूछा जा सकता है कि विश्व में कितने महाद्वीपों से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो 3 महाद्वीपों से गुजरती है। टोटल कितने देशों से गुजरती है, 13 देशों से गुजरती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 3 महाद्वीप कौन से हैं, तो एशिया महाद्वीप के 2 देश है दोस्तों। फिर सामान्य रूप में दोस्तों 3 देश जो है ये हमारे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के हैं, और बाकी जो शेष देश है वो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के हैं। तो ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप में मुख्य इतने बड़े देश नहीं लगते भूमध्य रेखा पर, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक है और दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश ब्राजील है, तो मुख्य रूप से इक्वेटर लाइन पर ब्राजील देश है। और आपने देखा होगा कि ब्राजील देश में और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी नदी, मैं लंबी नहीं बोल रहा हूं,
लंबी नील है साथियों। सबसे बड़ी नदी, जल प्रवाह वाली नदी अमेजोन नदी है, अमेजन नदी, उसी के नाम पर अमेजोन कंपनी है, अमेजोन या क्षेत्र पड़ता है। तो ध्यान रखना, इस अमेजन नदी के प्रवाही क्षेत्र में ब्राजील में भूमध्य रेखा पर जो वन होते हैं उनको सेल्वा कहते हैं दोस्तों। सेल्वा आपसे पूछा जा सकता है सेल्वा क्या है, तो ध्यान रखना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित जो वन है उनको सेल्वा कहते हैं या अमेजन वन कहते हैं। और यह विश्व के सबसे ज्यादा घने वन हैं, इसीलिए इन्हें धरती के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा साथियों, फिर आपसे सवाल पूछ सकता है। मैं केवल अभी तक देखो सेल्वा क्या है, सेल्वा, सेल्वा दोस्तों भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य रेखीय वन है। इनको धरती के फेफड़े भी कहते हैं, धरती के फेफड़े, धरती के फेफड़े कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इनको अमेजन वन भी कहते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील देश में मुख्य रूप से इन्हीं को अमेजन वन के नाम से भी जानते हैं, अमेजन। लेकिन दोस्तों ऐसे के ऐसे वन अफ्रीका महाद्वीप में भी है। पहला स्थान इनका है, दूसरा स्थान है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में इसको कहते हैं कांगो वन। क्या नाम है? कांगो वन। कांगो वन कहां पर है? अफ्रीका में है। ध्यान रखना, कांगो वन कहां पर है? अफ्रीका में है साथियों। यह विषुवत रेखा पर स्थित वन है उष्ण कटिबंधीय, लेकिन इक्वेटर लाइन पर स्थित है साथियों, यह ध्यान रखना। अब आपको बताता हूं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तो मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण में होगा। तो ध्यान रखना, ब्राजील देश में दोस्तों दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा के पास पर, ब्राजील में, रिपीट कर रहा हूं, ब्राजील में मकर रेखा के पास दोस्तों ब्राजीलियन उच्च भूमि है। और उस उच्च भूमि में जो घास के मैदान है उष्ण कटिबंधीय, उसको दोस्तों सेराडो या, ध्यान ना, सेराडो या कैंपोज कहते हैं। आपसे सवाल पूछ सकता है सेराडो, सेराडो या कैंपोज, यह ब्राजील में है साथियों। कहां है? ब्राजील में। ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। आपसे सवाल गलत करवा सकता है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो ब्राजील में है, ब्राजीलीय उच्च भूमि पर, उसको सेराडो कहते हैं, कैंपोज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपसे और सवाल पूछ सकता है लानोज। ये लानोज कहां है? लानोज है दोस्तों, ध्यान रखना, वेनेजुएला देश, वेनेजुएला, वेनेजुएला, गुयाना, कोलंबिया, कोलंबिया है दोस्तों। यह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। मैं दोस्तों एक बार इधर साइड में लिख रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान रखें। लानोज, वेनेजुएला, गुयाना, गुयाना देश है दोस्तों, कोलंबिया देश है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, गुयाना की राजधानी मेरे दिमाग से मिस हो रही है, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा साथियों। आपको लगे हाथों एक सवाल बताता हूं, वेनेजुएला देश को दक्षिणी अमेरिका का प्रवेश द्वार कहते हैं। दूसरी बात, वेनेजुएला दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र देश है जो पेट्रोलियम का भंडार है और ओपेक देशों में शामिल किया गया है। तीसरी बात, वेनेजुएला देश में एक नदी है दोस्तों, कोरोनी नदी, जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों, एंजेल जलप्रपात, 979 मीटर ऊंचा है। ध्यान रखना, इस वेनेजुएला देश में है। तो इतना भाइयों ध्यान रखें आप। चलिए अगला देखो, आप इसको नाम लगा लीजिएगा ताकि याद रहेगा आपको। दोस्तों आपसे सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्न में से असुमेलित है, बेमेल है, तो ध्यान रखना, 3 देगा उष्ण कटिबंधीय, 1 देगा शीतोष्ण कटिबंध, या 3 शीतोष्ण कटिबंध दे सकता है, 1 उष्ण कटिबंध दे सकता है। इसलिए प्लीज आप ध्यान रखें उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में। चलिए फिर मैं दोस्तों आपके सामने 5वां रख रहा हूं। देखो दोस्तों, अफ्रीका में सवाना घास के मैदान, सवाना, हमेशा ध्यान रखें, सवाना घास के मैदानों को पार्कलैंड भी कहते हैं। सामान्य रूप में दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को ही सवाना घास की भूमि कहते हैं, लेकिन विशेष जगह पर इनके विशेष नाम हैं।
अगर मैं आपको कहूं कि क्या उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना घास भूमि कह सकते हैं? जी हां, सवाना घास भूमि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान एक ही है और इसको पार्कलैंड भी कहते हैं। पार्कलैंड का हिंदी में होता है उद्यान भूमि, क्योंकि दोस्तों इस घास के मैदान वाले क्षेत्रों में वनस्पतियां भी होती है, झाड़ियां भी होती है, इसलिए इसको पार्क की तरह लगता है, उद्यान भूमि कहते हैं इसको। क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये होगी दोस्तों। अब देखो अगला, ये कहां पर है? ये है दोस्तों अफ्रीका में। कहां पर है ये? अफ्रीका महाद्वीप में, मुख्य रूप से अफ्रीका में है। बाकी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना घास के मैदान कहते हैं। ये अफ्रीका में हो गया। छठवां दोस्तों पेडंग, याद रखना पेडंग दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, ध्यान रखना साथियों, दक्षिणी पूर्वी एशिया के तकरीबन 10 देश हैं जिनके संगठन को आसियान के नाम से जानते हैं। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको बता देता हूं, जो आसियान का मुख्यालय है वो मनीला में है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जितने भी देश है, जैसे वियतनाम है, कंबोडिया है, हनोई है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, इन सभी देशों में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पेडंग के नाम से जानते हैं। और दोस्तों अगला लास्ट है देखो श्रीलंका। श्रीलंका में दोस्तों इनको कहते हैं पटाना। ये ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में इनको पटाना के नाम से जानते हैं, श्रीलंका पटाना। तो देखो लास्ट बार बोल रहा हूं, भूमध्य रेखीय वनों को दक्षिणी अमेरिका में या ब्राजील में सेल्वा कहते हैं। यह सर्वाधिक होने के कारण इनको धरती के फेफड़े कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। इनको अमेजन वन के नाम से भी जानते हैं। अफ्रीका में भूमध्य रेखीय वनों को कांगो वन कहते हैं। ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सेराडो या कैंपोस, दोनों अलग अलग नाम है, दोनों ही नाम है। वेनेजुएला, गुयाना, कोलंबिया में लानोज कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में पेडंग कहते हैं। अफ्रीका में दोस्तों सवाना पार्कलैंड भी कहते हैं। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी दोस्तों है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना घास के मैदान है। श्रीलंका में पटाना कहते हैं। तो साथियों इतने हैं हमारे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब अगला अपन देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ध्यान रखिएगा प्लीज दोस्तों, आपसे इतना रिक्वेस्ट है, मेरा काम है केवल आपका मार्गदर्शन करना। जितना मेरे से होता है मैं आपका प्रयास करता हूं मार्गदर्शन करने का। साथियों आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर भाई बहन तक हमारी आवाज पहुंच सके और मेरे को हिम्मत मिल सके आगे बढ़ने की। थैंक यू, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही साथियों हमारा मोटिवेशन है, बाकी कुछ भी नहीं। चलिए तो ध्यान रखिएगा। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, पहला है दोस्तों अपन बात करेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है दोस्तों, इसीलिए एशिया महाद्वीप का काफी हिस्सा 2 देश है दोस्तों, याद रखना। एशिया महाद्वीप के 2 देश ऐसे हैं जो 2 महाद्वीपों में फैले हुआ है। पहला है दोस्तों रूस, जो यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ है। दूसरा देश है तुर्की, जो भी दोस्तों यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ है। तो आपको पूछ लिया जाएगा स्टेपीज घास के मैदान, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। शीतोष्ण कटिबंधियों को मध्य अक्षांशीय घास के मैदान भी कहते हैं। यह दोस्तों होगा यूरेशिया, यूरेशिया में, यानी यूरोप और एशिया का मिक्सर क्षेत्र। मैंने वापस बता दूं दोस्तों, सवाल 2 बताए हैं, रूस देश और तुर्की देश। ये एशिया महाद्वीप के 2 ऐसे देश हैं जो यूरोप महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में दोनों में फैले हुए हैं। इसको आप नोट करें बात को, और ध्यान रखना दोस्तों, रूस देश की जो राजधानी है मॉस्को, वो एशिया महाद्वीप में नहीं है, वो यूरोप महाद्वीप में है। मस्कवा नदी के तट पर होने का इसको मॉस्को कहते हैं। चलिए अब दोस्तों ध्यान रखना, दूसरा है प्रेरीज। प्रेरीज घास के मैदान साथियों उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। ध्यान रखना उत्तरी अमेरिका में दोस्तों, ध्यान रखना उत्तरी अमेरिका में जो
पर्वत है दोस्तों उसको रॉकीज पर्वत कहते हैं। आपसे सवाल पूछ सकता है रॉकीज पर्वत कहां है, तो उत्तरी अमेरिका में है। रॉकीज पर्वत के पूर्व की ओर जो घास के मैदान को प्रेरीज कहते हैं। और दोस्तों इन प्रेरीज घास के मैदान में आपको पता तो बर्फ जम जाती है शीतकाल में, तो जो स्थानीय पवन चलती है उत्तरी अमेरिका में उसको चिनूक कहते हैं। यह गर्म पवन है। चिनूक जब गर्म पवन आती है तो ये प्रेरीज घास के मैदानों में जमी हुई बर्फ पिघल जाती है, इसलिए इनको हिमभक्षिणी पवन कहते हैं या स्नो ईटर के नाम से भी जानते हैं। चलिए तीसरा है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में पंपाज। ध्यान रखना दक्षिणी अमेरिका में पंपाज है दोस्तों। आपको बता देता हूं जिस प्रकार रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में है ठीक उसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है। और याद रखिएगा साथियों एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ध्यान रखना विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला है, दक्षिणी अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है साथियों, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब दोस्तों देखो दक्षिणी अमेरिका में भी कौन से देशों में ऐसा पूछ ले तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना याद रखना अर्जेंटीना। दूसरा है दोस्तों उरुग्वे, पराग्वे, ऐसे देशों में है। ध्यान रखिए दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है ब्राजील, जो दोस्तों विश्व में क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों में 5वां स्थान है। ऐसा सवाल पूछा गया कि विश्व का वो कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में 5वां स्थान है, वो ब्राजील है, वो ब्राजील है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखो अर्जेंटीना क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा देश है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों तीसरा है वेल्डस। वेल्डस है दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्डस। साथियों आपको एक बात बताता हूं ध्यान से सुना, आपसे सवाल पूछ सकता है विश्व का वो कौन सा महाद्वीप है जिसको अंधा महाद्वीप कहते हैं, अफ्रीका है। अविकसित महाद्वीप अफ्रीका है। तीसरी बात विश्व का वो महाद्वीप जिसमें दोस्तों चारों ही गोलार्ध है, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी, तो वो अफ्रीका महाद्वीप ही है। इसीलिए बीच का जो अफ्रीका वाला भाग है वो उष्ण कटिबंध में आ जाता है और नीचे वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है जहां दक्षिणी अफ्रीका है। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है वो दक्षिणी अफ्रीका में ही है। याद रखना यहां पर जो एक मरुस्थल है वो कालाहारी का मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल आप नाम सुनते होंगे। दक्षिणी अफ्रीका बोत्सवाना नामीबिया देशों में फैला हुआ है। बोत्सवाना में दोस्तों किलिमंजारो चोटी है जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। किलिमंजारो बोत्सवाना देश में है। एक एक सवाल को याद करते हुए चले, हर मेरे मुख से बोला हुआ सवाल आपके एग्जामिनर पूछता है। चलिए अब देखिएगा अगला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स। ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में यहां पर डाउन्स घास के मैदान है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो एक देश होते हुए भी पूर्ण रूप से एक देश है जो पूर्ण रूप से महाद्वीप पर फैला हुआ है। दूसरी बात ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तीसरी बात दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आधे से ज्यादा भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है। विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी गिब्सन डेजर्ट फैले हुए हैं, इसीलिए इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं, हमेशा ध्यान रखें। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर या ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी तट पर एक प्रवाल भित्ति है प्रशांत महासागर में जिसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये, इसको भी आप ध्यान रखना। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया देश ही करता है, इसको भी ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो पर्वत है उसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। याद रखिएगा इसकी सबसे ऊंची चोटी कोसी युस्को है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कोसी युस्को है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इतना याद रखिएगा। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो जाइए एचपीएस एजुटेक चैनल की प्लेलिस्ट में और आप देखिएगा विस्तृत तरीके से ऑफलाइन से भी बढ़कर आपको पढ़ाया गया है। थैंक यू। आइएगा दोस्तों अगला है कैंटरबरी। कैंटरबरी कहां पर है दोस्तों? न्यूजीलैंड में है। ध्यान रखना दोस्तों साथियों न्यूजीलैंड देश की दोस्तों जो राजधानी है ना
वो वेलिंगटन है। याद रखना, न्यूजीलैंड देश की राजधानी है वेलिंगटन, जो दुनिया की या विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। ऐसा सवाल पूछा गया है कि विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी कौन सी है? न्यूजीलैंड की वेलिंगटन राजधानी है। तो आप मुझे पूछेंगे सर उत्तरी राजधानी कौन सी? उत्तर में दोस्तों आइसलैंड द्वीप है ग्रीनलैंड के पास। आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक। ये रेक्याविक पृथ्वी की सबसे उत्तरी राजधानी मानी जाती है, इसको आप ध्यान रखें। न्यूजीलैंड में घास के मैदानों को कैंटरबरी कहते हैं। यहां पर दोस्तों सर्वाधिक घोड़े पाले जाते हैं, इसलिए इन घोड़ों को कैंटरबरी के मेमने के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक बार सवाल पूछा गया, कैंटरबरी के मेमने कहां के प्रसिद्ध है? न्यूजीलैंड में, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है हंगरी। पुस्ताज, ये घास के मैदान दोस्तों हंगरी में है, हंगरी देश में है, ध्यान रखना। हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान है। फिर दोस्तों लोम्बार्डी, लोम्बार्डी घास के जो मैदान है वो इटली में है। इटली की राजधानी रोम है दोस्तों, जो टाइबर नदी पर स्थित है, इसको भी ध्यान रखना। हंगरी की राजधानी बेलारूस। तो साथियों ये थे आपके उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और प्लीज आपको मेहनत लग रही है साथियों तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।